कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस जो वीडियो में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा 8 तक तो हमने विज्ञान बहुत पढ़ा, हम लोग अलग अलग पढ़ते थे। हमारे पास क्या होती थी, एक विज्ञान की किताब होती थी, उसको हम पढ़ लेते, छोटी छोटी टॉपिक्स पढ़ते थे। अब आप 9 पास करने के बाद, अब आप जब डायरेक्ट 10 में गए हैं, 9 पास करने के बाद जब हम 10 में गए हैं, मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो हमें थोड़ा हार्ड पढ़ना है, थोड़ा हमें तैयारी करना है, थोड़ा नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए जुनून के साथ, नए उत्साह के साथ हमें पढ़ना है क्या, विज्ञान। तो आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के, यानी देखिए हमारी विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जो हमारी किताब के पहला खंड है उसको रसायन विज्ञान का दिया गया है। रसायन विज्ञान में आपको 4 पार्ट पढ़ना है। रसायन विज्ञान में कक्षा 10 के जो विद्यार्थी, मैं आपको बता देता हूँ, केवल 4 पार्ट ही हैं। क्या? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार एवं लवण, धातु अधातु, तत्वों का वर्गीकरण। तो उसी चारों में से पहला चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, 9 और 10, 11, 12 के जितने भी विद्यार्थी, मैं आपको बता देता हूं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित आपको इस चैनल पर सभी टॉपिक्स मिलने वाले हैं। आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, लॉन्ग वीडियो आज हम फर्स्ट बनाए इस चैनल पर। तो आप लोग देखिएगा, अच्छे से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा। चैप्टर का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा है कक्षा 10 विज्ञान, यानी साइंस, कक्षा 10 की साइंस, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसा कि चैप्टर में शुरुआत में ही लिखा गया क्या? रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एक प्रश्न के हिसाब से हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश किया है। जैसे यहाँ पर शब्द क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया है क्या? हमारे माइंड में प्रश्न आना चाहिए। आप छापिए मत, पहले आप समझिए क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम अपनी भाषा में देखें तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई अलग अलग तत्व हो, कोई भी तत्व हो, उसको मिला दिया जाए, पहले कुछ और हो और उसको मिलाने के बाद कुछ और बन जाए, वही क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हमारे पास होता है क्या, आटा होता है, गेहूं का आटा, गेहूं के आटा होता है, उसमें हम पानी मिलाते हैं। गेहूं के आटे में हम मिलाते हैं क्या? पानी मिलाते हैं। पानी मिलाने के बाद उसको गूँथ देते हैं, और गूँथने के बाद जब उसको आग में सेकने के बाद वो आटा आटा नहीं रह जाता, वो क्या बन जाता है? रोटी बन जाता है। गेहूं के आटे से जो रोटी बन गई वो क्या हो गया? रोटी बनने की क्रिया क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। समझ में आ रहा है? पहले था गेहूं का आटा, फिर उसमें पानी मिला दिए और उसको फिर उसके आग में गर्म करने के बाद जो नया पदार्थ बना वो क्या बन गया? रोटी बन गई। तो परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? मान लीजिए हमारे पास ईंट थे, बालू थे, सीमेंट थे, उसके बाद बना दिया गया एक घर, तो क्या हो गया? ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। हमारे पास लकड़ी था, माइका था, कील थी, उसके बाद बना दिए बोर्ड, ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। हमारे पास कपड़े थे, बटन था, धागा था, इसको मिलाने के बाद एक शर्ट का निर्माण कर दिया, यही तो रासायनिक अभिक्रिया है। यही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे पास मार्का था, हमारे पास क्या था? मार्का था, हमारे पास बोर्ड था, ये लिख दिए, ये नोट्स तैयार कर दिए, यही तो है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को बस समझिए, रटना नहीं आपको इसको बस समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। जब अलग अलग पदार्थों को मिलाने के बाद, अलग अलग पदार्थों को मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बना दिया जाए, तो उसे ही कहते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। लिखेंगे कैसे? देखिए, समझ जाएंगे अपने मन से तो लिखना कुछ भी कठिन नहीं है, पहले समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर लिखा क्या? देखिए, जब 2 या 2 से अधिक, चाहे 2 हो या उससे अधिक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के फलस्वरूप क्या बना दे? एक नया पदार्थ बना दे, तो उसे ही कहते हैं क्या? रासायनिक अभिक्रिया। जैसा कि अभी हमने बताया, आपको 2 उदाहरण दिए कि ईंट से कैसे घर बन गई, धागे से, कपड़े से कैसे बन गया, एक शर्ट बन गया, बोर्ड कैसे बन गया, तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक, तो यहाँ पर समझिए क्या, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना दे, कुछ नया बना दे, उसे ही कहेंगे क्या हम? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, साइंस में क्या होता है? उदाहरण भी होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया है क्या? Mg, मैग्नीशियम। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है क्या? मैग्नीशियम, और ये क्या है? ऑक्सीजन। Mg और O2 ये अलग अलग पदार्थ हैं,
ये अलग अलग पदार्थ हैं। जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो क्या बन गया, MgO। MgO ये था मैग्नीशियम, एक था ऑक्सीजन, इधर बना तो क्या बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ये अलग था, उधर जाने के बाद क्या बन गया, कुछ अलग बन गया। जैसे कि हम ले लेते हैं इधर चीनी और ले लेते हैं पानी, चीनी पानी, और इधर क्या बन जाएगा, शरबत बना कि नहीं बना। तो ये क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया ही था। इसका गुण कुछ और, इसका गुण कुछ और, ये दोनों मिल करके एक नया चीज बना दिया, तो क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो बस समझिए यही यहाँ पर कह रहा है कि Mg और O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब दोनों मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। आपको ये भी पता होना चाहिए, इधर वाले तत्व को, इधर जो लिखे रहते हैं इन्हें कहा जाता है अभिकारक, ऐसे भी लिख देना आप लोग, अभिकारक। और इधर जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, यानी तीर के बाएं ओर जो लिखे रहते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, और तीर के जो दाएं ओर लिखा रहता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया आपको, जिससे Mg और O2 मिलके MgO बन गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए, तो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अगर आपको बातें समझ में आ रही हो तो बताना, ठीक। अब आगे देखिए, फिर रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं, हमें पता चलता है ना क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा क्या, गैस। सबसे पहले जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस निकलेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए कोई भी पदार्थ जब जलता है तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए हम एक ले लेते हैं, ये कागज, ये कागज है, जब इसको आप जलाएंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, जब आप इसको जलाएंगे तो इसमें से धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, गैस निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप कोई भी पदार्थ जलाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, गैस का बनना। कोई भी पदार्थ होगा जब वो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उसमें गैस भी निकलेगी, तो गैस का निकलना। ताप में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत हैं, हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहला संकेत है, आपको लिखना है, अगर आपसे कह दिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या हैं तो आप बताइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनना होता है, गैस बनती है। ताप में वृद्धि होती है, कुछ पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गर्म हो जाते हैं तो कुछ पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ठंडे हो जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ताप में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है, रंग भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप ले लीजिए चूना, आप ले लीजिए क्या, चूना प्लस चूने में मिला दीजिए क्या, हल्दी, हल्दी, आप चूने में मिला दो हल्दी, तो ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना अपना कि चूने में मिला दो हल्दी तो क्या हो जाएगा, वो लाल रंग का हो जाएगा। चूना प्लस हल्दी मिलाओगे तो लाल रंग हो जाएगा, तो रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का निर्माण भी होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया के संकेत हैं। उसके बाद क्या है, गंध का उत्पन्न होना, जब रासायनिक अभिक्रिया होंगी तो उसमें खुशबू भी निकलेगा। मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी आलू को काटे, उसमें तेल डाले, नमक डाले, उसके बाद देखिए उसकी खुशबू देखिए निकलेगा ना, खुशबू, तो गंध का भी निकलना। कोई पदार्थ जब सड़ेगा तो दुर्गंध निकलेगी। तो ये सब सारी क्रियाएं होती हैं। क्या होता है, गैस बनते हैं, ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवक्षेप बनता है और गंध में परिवर्तन होता है, गंध का उत्पन्न होता है। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, हमें अच्छा अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइएगा, ठीक। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो। और नोट्स लेने के लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, आपको हम पूरा नोट्स दिलवा देंगे, ठीक। नहीं तो आप लोग लिखते चले, कोई दिक्कत नहीं, लेने की नोट्स की ज़रूरत नहीं। अब आगे देखिए, रासायनिक समीकरण कहते हैं किसे, अगला टॉपिक है इसका कि रासायनिक समीकरण है क्या। इसको समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों से दर्शाना, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों से दर्शाना, जो प्रतीक के माध्यम से, जो सूत्र के माध्यम से दर्शाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण है। इसको समझिए, ध्यान से समझिए, नहीं समझ में नहीं आने वाला है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों यानी सिंबल, किसी भी चीज़ को जैसे हम संबोधित करते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण है। जो प्रतीक और सूत्र के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रतीक कह दिया Zn, एक प्रतीक लिखा है ना, और यहाँ पर क्या कह दिया है, सूत्र HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यह सूत्र है, Zn प्लस HCl।
और इधर क्या बना ZnCl2 प्लस H2। यही तो है जो ये इस तरह संरचना दिख रही है आपको, ये रासायनिक समीकरण की ही तो है। जो यहाँ पर संरचना दिख रही है ये सब क्या है, रासायनिक समीकरण की ही संरचना है। परिभाषा सब पेपर में लिखने के लिए नहीं आता, बस समझने के लिए आता है। समझे रहेंगे तो आप लिख लोगे। तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों से दर्शाना ही रासायनिक समीकरण है। उदाहरण के लिए लिख लेंगे Zn प्लस HCl और ZnCl2 प्लस H2। ये रासायनिक समीकरण के क्या है, उदाहरण है। ठीक, फिर से एक बार इसको देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाने की क्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम लिख देंगे इसको। ठीक, अब आगे देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अब संतुलित मतलब होता है क्या, बराबर। जैसे कुछ आप तौल रहे हो तो दोनों पल्लर जब बराबर रहेगा तभी तो आप कहोगे ना बराबर है। अब मान लीजिए आपके पास 20 रुपये हो, 2 लोगों में बांटना है, किसी को 15 दे दो, किसी को 5 दे दो, क्या संतुलित होंगे, नहीं संतुलित होंगे ना, झगड़ा हो जाएगा दोनों में। तो इसी कह रहे हैं कि संतुलित समीकरण क्या किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान हो। समझिए इसको, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कह रहे हैं कि ऐसा समीकरण, इस तरह ऐसा कुछ समीकरण लिखा हो, ऐसा समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान हो। दोनों पक्ष में, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जो तत्व लिखे हैं, जो परमाणु हैं उनके, वो दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान हो, उसे कहेंगे क्या, रासायनिक समीकरण या संतुलित समीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, 2H2। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, समीकरण जो सामने बना है इसमें दोनों पक्ष में बराबर है कि नहीं है। H देखेंगे 2 दूना 4, H के परमाणु कितना है, 4। इधर देखेंगे 2 दूना 4, इधर देखो O कितना है, 2। इसके हिसाब से देखेंगे तो O कितना है, बराबर है। तो ये अभिकारक और इधर जो बना उत्पाद, ये दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये आपका क्या है, संतुलित समीकरण है। अभी वीडियो के हम अंत में आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने का एक तरीका बताएंगे, आप लोग दिखाएंगे, हम आप लोगों को थोड़ा थ्योरी दिखा देते हैं तब आपको। ठीक, उसके बाद मैं आपको रासायनिक समीकरण दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, आज आपका पहला चैप्टर एकदम समाप्त हो जाएगा। 1 घंटा के वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे हम इसको। ठीक है, इसके लास्ट में हम आप लोगों को इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं इसको भी करवाने वाला हूँ। अब आगे देखिए, लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य 5 प्रकार उसमें बांटे गए हैं। रासायनिक अभिक्रिया को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया, जितनी हमारी उंगलियां हैं। सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन और फिर लास्ट में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। तो ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए, तो आप लोगों ने उसको नोट कर लिया। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या अभिक्रियाओं के बारे में। सबसे पहले क्या है, संयोजन। संयोजन अभिक्रिया को पहले अपनी भाषा में समझिए। संयोजन का मतलब क्या होता है, कुछ अलग अलग चीज़ बिखरे हुए हों। संयोजन का मतलब होता है क्या, इकट्ठा करना। संयोजन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। जैसे कि मान लीजिए एक मार का ये, एक मार का ये मार का है, इधर अलग अलग रखे हुए, इधर ले जाकर इकट्ठा कर दिए जाए, तो क्या हो जाए, संयोजन अभिक्रिया। किताबी भाषा में इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको समझिए। देखिए, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इस अभिकारक अभी हम आप लोगों को बताए थे ना कि तीर के जो इस तरफ होते हैं इसे अभिकारक, यानी तीर के बाईं ओर जो होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और तीर के जो दाईं ओर होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी अभिकारक 2 या 2 से अलग अलग अभिकारक होते हैं, वो मिलकर के एक नया उत्पाद बना देते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझिए इसको, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी अलग अलग पदार्थ होते हैं वो मिलकर के एक पदार्थ बना देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, जैसे परिवार बनते हैं ना, अलग अलग परिवार मिलकर के एक बहुत समूह कुटुंब बना दें, उसे क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। परिवार के जो सदस्य होते हैं वो मिलकर के एक परिवार बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे उदाहरण में Na + Cl, Na अलग था ना, सोडियम अलग था,
और ये क्या Cl क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन अलग अलग थे, लेकिन ये दोनों मिल करके क्या बना दिए, नमक बना दिए NaCl। इधर देखिए अलग अलग थे, लेकिन ये दोनों मिल करके क्या बना दिए, एक नया पदार्थ बना दिए। तो अलग अलग थे, दोनों मिल करके एक बना दिए, यौगिक बना दिए। तो क्या हो गया यहाँ पर, संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब दूसरा हम देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया को दो रूपों में बांटा गया है। संयोजन अभिक्रिया को दो रूप में बांटा गया है। पहला क्या है, देखिए संयोजन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, एक में ऊष्मा खत्म होती है। तो जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। आप लोग देखिएगा पेपर में ये लिखने के लिए नहीं आता, पेपर में क्या होता है आपको दिया रहता है, उसमें पहचानने के लिए होगा। तो ये गौर करना, जब उदाहरण में यहाँ पर अगर बाहर की ओर ऊष्मा लिखी हो, एक नंबर वाले में आते हैं, जब तीर के दाहिनी ओर ऊष्मा लिखी हो तो समझ लेना वो ऊष्माक्षेपी है, और जब तीर के बाईं ओर ऊष्मा लिखी हो या ऊष्मा का चिन्ह बना हो तो समझ लेना वो ऊष्माशोषी है। यहाँ पर पहले समझिए परिभाषा, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। यानी जिसमें ऊष्मा क्या होती है, सोखती है, जिसमें ऊष्मा सोखती है, जिसमें ऊष्मा खत्म होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया गया, इसमें ऊष्मा डाली गई, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया यानी उसमें ऊष्मा घसोरी गई, ऊष्मा डाली गई, तभी तो ऊष्मा क्या होगा, टूटेगा। तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल गया। तो इसको समझ में आया आपको, ऊष्माशोषी यानी कैल्शियम कार्बोनेट में जब ऊष्मा डाली गई का मतलब क्या हुआ, उसमें ऊष्मा प्रवाहित की गई। तो जब किसी भी चीज़ में जब ऊष्मा सोखेगा तभी वो क्या करेगा, जलेगा, टूटेगा। तो क्या हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। ठीक, तो अब देखिए ऊष्माक्षेपी क्या है। ऊष्माक्षेपी अभी हमने बताया ना कि ऊष्मा निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए, जिसमें उत्पाद के साथ, उत्पाद आप लोग को पता है कि जो दाईं ओर होता है तीर के, वो उत्पाद ही होता है। तो कह रहा है कि जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त हो, यानी उत्पाद तो निकले लेकिन उसके साथ क्या हो, ऊष्मा भी निकले, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर समझिए, जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकले, जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी मुक्त हो उसे कहते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया गया, जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया गया तो ये जल गया। जलने के बाद क्या बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकला, ऊष्मा भी निकली। तो ये क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। अब उसके बाद क्या है, वियोजन। दूसरी अभिक्रिया का नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया का है। अब वियोजन आप लोग समझिए, इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद यानी एक पदार्थ होता है। संयोजन का जस्ट उल्टा होता है वियोजन, संयोजन का जस्ट उल्टा क्या होता है, वियोजन होता है। तो इसको समझिए, वियोजन क्या होता है, ये समझ में आ रहा है। देखो, संयोजन मतलब अलग अलग चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं, और वियोजन मतलब एक चीज़ टूट के अलग हो रही है। जैसे अगर ये बाल को अलग अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये वियोजन हो जाएगा। अब अलग अलग बार आकर यहाँ पर मिले, क्या हो गया, संयोजन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर पहले समझिए वियोजन क्या होता है। वियोजन का जस्ट, वियोजन संयोजन का उल्टा होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे। इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद होता है, टूट कर अधिक उत्पाद में बन जाता है। एक उत्पाद होता है वो टूट करके अधिक रूप धारण कर लेता है। कोई एक चीज़ होता है वो टूट करके, जैसे घर बनाना है तो अलग अलग ईंटें इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो संयोजन हो जाएगा। और जब वही घर को तोड़ करके ईंटों को अलग अलग कर दिया गया तो क्या हो गया, वियोजन हो गया। तो यहाँ पर यही तो लिखा है ना, इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद टूट कर अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया तीन रूपों में होती है। वियोजन अभिक्रिया तीन रूपों में होती है। सबसे पहले क्या है, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ये सभी लोग नहीं जानते, आप लोग जान लीजिए कि वियोजन अभिक्रियाएं तीन रूपों में होती है। वियोजन अभिक्रिया तीन रूपों में होती है। सबसे पहला ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। देखिए, आपको यहाँ पर परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं, परिभाषा समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, ऊष्मीय वियोजन क्या है। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या होता है, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा हो, जिसमें ऊष्मा डाली जाए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऊष्मीय वियोजन किसे कहेंगे। अगर ऊष्मीय वियोजन आपसे कहा जाए तो जब वियोजन ऊष्मा के द्वारा हो तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन क्या कहेंगे, जब वियोजन विद्युत के द्वारा हो तो उसे विद्युत वियोजन कहेंगे। जब वियोजन प्रकाश के द्वारा हो तो उसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। यहाँ पर उदाहरण आप लोग देखिएगा, जैसे क्या है,
2FeSO4, 2FeSO4 लिखा है। अब FeSO4 में क्या डाला गया? उष्मा डाला गया। FeSO4 में क्या डाला गया? उष्मा। ये आयरन सल्फेट है। FeSO4 किसका होता है सूत्र? आयरन सल्फेट का सूत्र होता है। आयरन सल्फेट में जब हम उष्मा डालें, क्योंकि उसमें भी वियोजन है ना, तो उष्मा डालेंगे। जब उष्मा डाले गए तो क्या हो गया? FeSO4 अलग हो गया और प्लस क्या हो गया? SO2 और SO3 अलग अलग हो गए। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग अलग भागों में टूट गया, क्योंकि वियोजन हो रहा है तो टूट करके अलग अलग भागों में बांटेंगे। ठीक। उसके बाद कह रहे हैं विद्युत वियोजन। जब किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तब टूटे तो उसे क्या कहेंगे? विद्युत वियोजन। जैसे क्या है? H2O यानी पानी, जल है आपके पास, पानी है, उसमें डाला गया क्या? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन डाला गया। क्या डाला गया? इलेक्ट्रॉन डाला गया। आपके पास पानी है जो हम पीते हैं, जल, उसमें डाला गया क्या? विद्युत, लाइट डाला गया, इलेक्ट्रॉन डाला गया। तो क्या हो गया? H2 अलग हो गया, O2 अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। सोचिए कितना बड़ा चमत्कार है। पानी में हम लाइट डालेंगे तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। लेकिन एक डेंजरस होता है, आप लोग करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक। उसके बाद क्या है? प्रकाशीय वियोजन। कुछ वियोजन किसके द्वारा होता है? प्रकाश के द्वारा भी होता है। कुछ किसके द्वारा होते हैं? प्रकाश के द्वारा भी वियोजन होते हैं। जैसे प्रकाश के द्वारा, देखिए ये AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड आपके पास है। AgCl किसका होता है सूत्र? सिल्वर क्लोराइड का होता है। उसमें सूर्य का प्रकाश जैसे प्रवाहित करेंगे, उसमें सूर्य का प्रकाश जैसे प्रवाहित करेंगे, Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। 2AgCl था, उसमें हमने क्या डाला? सूर्य का प्रकाश डाला, और सूर्य का प्रकाश डालने से क्या हो गया? Ag अलग हो गया, Cl हो गया अलग। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो आप लोगों को पता चला कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? उष्मा के द्वारा वियोजन होता है। विद्युत वियोजन किसके द्वारा होता है? विद्युत धारा के द्वारा होता है। और प्रकाशीय वियोजन किसके द्वारा होता है? सूर्य के प्रकाश को जब उसमें डाला गया तो उसका क्या हो गया? वियोजन हो गया। ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। वियोजन तो होता है कि एक पदार्थ टूट करके अलग अलग रूपों में हो जाता है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ठीक। अब आगे चलें। अब आगे क्या है? विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है? जानते हैं क्या होता है? कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं वो कम ताकतवर लोगों को धक्का देकर हटा देते हैं, धक्का देकर के हटा दें, तो वहाँ पर विस्थापन होता है। यहाँ पर वही चीज़ है। जैसे हम लोग कुर्सी बैठे रहते हैं, हमसे बड़े कोई आते हैं तो उनके लिए हम कुर्सी छोड़ देते हैं, छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? तो यहाँ पर क्या, क्योंकि हम लोग छोटे हैं वो बड़े हैं, बड़े लोग बैठ जाए और छोटे लोग हट जाते हैं ना। तो वहीं पर इसको समझिएगा, अपनी समझ के देखिए। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील यानी जिसके पास ताकत ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा क्रियाशील होती है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके घर से ही उसको भगा देता है, क्योंकि भाई उसके पास ताकत ज़्यादा है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये सब जो तत्व हैं ये अधिक क्रियाशील हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, ये सब अधिक क्रियाशील तत्व हैं। जो यहाँ पर लिखा है आपके सामने बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लेड और हाइड्रोजन, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से ही विस्थापित कर देता है। यौगिक से ही क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिखा है यहाँ पर Fe मतलब ये देखो आयरन, ये क्या है? आयरन है। ये क्या किया? Cu, कॉपर से। अब देखिए Cu इसमें नहीं लिखा है ना, तो Cu कम ही होगा क्रियाशील। हमने यहाँ पर जो लिखा है ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्वों में आते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं। तो यहाँ पर देखिए Cu नहीं लिखा है ना इसमें, तो Cu कम ही होगा। अब देखिए FeCuSO4 से जब क्रिया किया तो इसके घर से इसको बाहर भगा दिया। ये देखो इसको Cu को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अब बन गया क्या? FeSO4। यहाँ पर था आयरन और कॉपर सल्फेट, इधर बन गया क्या? आयरन सल्फेट और कॉपर। तो देखिए आयरन ज़्यादा क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील था, इसीलिए कॉपर की जगह को आयरन ने लिया और ये हो गया क्या? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो ये 3 हो गई। इसको आप लोग नोट करो तो हम अगला बताएं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो चौथी अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया का मतलब क्या? द्विविस्थापन। अभी हम लोगों ने देखा कि एकल विस्थापन क्या होता है, विस्थापन अभी हम लोगों ने देखा। अब हम देख रहे हैं क्या? द्विविस्थापन क्या है। चौथी अभिक्रिया
तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसे, पहले इसको समझिए। इसमें दो तत्वों का विस्थापन होगा। विस्थापन में तो खाली एक तत्व का विस्थापन होता था, लेकिन द्विविस्थापन में दो तत्वों का विस्थापन होगा। देखिए कैसे, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, यानी दो यौगिक होंगे, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कह रहा है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो उत्पाद का निर्माण होता है, जो पदार्थ बनता है उसकी बात कर रहा हूँ। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जब आयन आपस में आदान प्रदान करते हैं, एक यौगिक अपना आयन उसको दे देता है, दूसरा यौगिक अपना आयन उसको दे देता है, उसके बाद क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो यौगिक अपने आयन उसको दे देगा, वो अपना आयन उसको दे देगा। जैसे कि हम गए दुकानदार के पास से, दुकानदार को हमने पैसा दिया और दुकानदार ने अपना वस्तु हमको दे दिया, तो ये क्या हो गया, आदान प्रदान। हमने उसको कुछ दिया तो वो भी हमको कुछ दिया, तो यही तो हुआ आदान प्रदान। हमारे पास जो है हम आपको दे रहे हैं, और आपके पास जो है हमें दे रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। इसमें यही तो हो रहा है। देखिए, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आदान प्रदान से होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा उदाहरण क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है Na2SO4। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो ये देखिए, इसका जो Na था, इसका Na इसके साथ चला गया, ये क्या बन गया, NaCl। ध्यान से देखिएगा इसको, ये कहाँ चला गया, इसके साथ चला गया, NaCl हो गया। और ये जो BaSO4 था इसके साथ हो गया, ये देखिए BaSO4। तो ये अपना इसको दे दिया, ये अपना इसको दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे जहाँ पर लिखा रहे समीकरण को आप ध्यान से देखिएगा, समीकरण होता है वहाँ पर परीक्षा में एक एक नंबर वाले पूछने की, परिभाषा लिखने की नहीं होता, परिभाषा को समझिए। तो देखिए यहाँ पर NaSO4 था, तो Na चला गया Cl के साथ, NaCl बन गया, और ये क्या हो गया, BaSO4 बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। अब जो लास्ट अभिक्रिया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आता है, 100% जो मैं कह रहा हूँ लिख लीजिए। 7-8 सेट जो बनते हैं उसमें से कम 5 सेट में हर बार आता है, लगभग सभी बार हर बार ही आता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये बात याद रखना, लिख लेना, समझ लेना, पेपर में 100% आएगा, मैं कह रहा हूँ। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। किसी किसी किताबों में रेडॉक्स अभिक्रिया लिखा रहता है, किसी किसी किताबों में अपचयन और उपचयन लिखा रहता है। तो ये बात याद रखना कि चाहे अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहे, चाहे रेडॉक्स अभिक्रिया कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए कैसे, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ हों, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हों। कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ हो, उसे कहेंगे क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब पहले आप लोग समझिए कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है और अपचयन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि, और अपचयन का मतलब होता है क्या, ऑक्सीजन में कमी। समझ में आ रहा हमारी बात। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, और अपचयन का मतलब होता है क्या, ऑक्सीजन की ह्रास, यानी ऑक्सीजन की कमी। यहाँ पर एक उदाहरण आपके सामने रखा है, Zn प्लस CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जब ये अभिक्रिया किया, ऑक्सीकरण में हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, Zn बन गया क्या, ZnSO4। Zn से क्या बन गया, ZnSO4। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं था इसके साथ ना, लेकिन यहाँ पर देखिए SO4 के साथ ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इस तरह जहाँ पर ऐसी संरचना बना हो, जहाँ पर इस तरह संरचना बनी हो, तो पहले आप लोग वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया का टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया का टिक लगाएंगे, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए Zn के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर क्या हो गया, Zn के साथ ऑक्सीजन हो गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अपचयन यहाँ पर देखिए CuSO4 कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ देखो ऑक्सीजन था ना, लेकिन इधर जब गया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन हट गया, तो क्या हो गया, ये अपचयन अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पर फिर से आप लोग समझिए, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं, अब चैप्टर लास्ट ही होने वाला है। देखिए
दैनिक जीवन में अपचयन के प्रभाव। हमारे दैनिक जीवन में हम निरंतर जो काम करते हैं, हमारे साथ जो होता है प्रतिदिन जो हम लोग करते हैं, उसमें ये अपचयन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए कह रहा है कि दैनिक जीवन में अपचयन के प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा संक्षारण होता है। हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं पर क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रभाव से वस्तुएं संक्षारित होने लगती है। अब संक्षारण है क्या, इसको समझिए। जब कोई वस्तु या धातुएं होती है, ठीक, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता, ऑक्सीजन मतलब हवा, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं O2, ऑक्सीजन आर्द्रता मतलब नमी, ऑक्सीजन आर्द्रता, अम्ल, कोई भी अम्ल हो, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती हैं, जब इसके संपर्क में आती हैं तो धातु की ऊपरी परत, जो धातु की सबसे ऊपरी परत होती है, वो कमजोर होकर संक्षारित हो जाती है। कमजोर होकर क्या होने लगती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो उसे ही संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु होती है वो ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल, इसके संपर्क में आने से क्या हो, धीरे धीरे वो नष्ट होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ध्यान से सुनो पहले मेरी बात। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आने से धीरे धीरे संक्षारित होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आने से धीरे धीरे संक्षारित होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए कैसे समझेंगे संक्षारण का, यहाँ पहचानेंगे। लोहे पर जंग लगना, कोई लोहे की वस्तु हो उस पर मूर्छा जो लगता है, जो जंग लगता है, उसे ही कहते हैं क्या, संक्षारण कहते हैं। वहीं पर संक्षारण देखा जा सकता है। चांदी हो आपके पास, चांदी का कोई बर्तन हो, चांदी का कोई गहना हो, उस पर देखिए अगर काली परत जम रही तो समझ लेना वो क्या हो रही, धीरे धीरे संक्षारित हो रही है, वो संक्षारण हो रहा है। तांबे पर अगर हरी परत जम गई है तो ये संक्षारण हो रहा है। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना और तांबे पर हरी परत का जमना, ये क्या है, संक्षारण होने के उदाहरण है, संक्षारित होने वाले वस्तुएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बचाव, कैसे बचाव करेंगे, तो इसके बचाव के लिए यहाँ पर लिखा गया है क्या, यसद लेपन कर सकते हैं, विद्युत लेपन कर सकते हैं और पेंट कर सकते हैं। यानी संक्षारण का बचाव करने के लिए आप उस पर कोई दूसरी वस्तु, कोई दूसरे पदार्थ को चढ़ा सकते हैं, कोई दूसरी धातु के ऊपर धातु का चढ़ा सकते हैं, उसे यसद लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन कर सकते हो और पेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर संक्षारित करने से कोई वस्तु को बचाना है तो क्या कहोगे, उसको यसद लेपन करते हैं और विद्युत लेपन करते हैं और पेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका संक्षारण हो गया। तो इतनी टॉपिक्स आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब लास्ट टॉपिक्स क्या है, जो लास्ट टॉपिक है उसको कहते हैं विकृत गंधिता। पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम बताएं विकृत गंधिता के बारे में। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये विकृत गंधिता है क्या, विकृत गंधिता मतलब समझते हैं क्या, पहले इसको समझ लेते हैं विकृत गंधिता है क्या। जब हम कोई पदार्थ भोजन हो को रख देते हैं, एक समय के बाद तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, खराब हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बासी खाना, तो वही क्या, वही है विकृत गंधिता। कोई भोजन खराब हो जाता है, उसका टेस्ट गड़बड़ हो जाता है, उसकी गंध गड़बड़ हो जाती है, तो उसे ही कहते हैं विकृत गंधिता। पहले समझिए, इसको परिभाषा से समझते हैं कि विकृत गंधिता है क्या है। वसायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ। वसायुक्त मतलब कि जिसमें चर्बी होती है, वसा का मतलब होता है चर्बी। वसायुक्त यानी जिसमें चर्बी मिली रहती है या चर्बी होती है। वसायुक्त और तैलीय खाद्य पदार्थ, जो तेल से बना हुआ खाने वाली वस्तुएं होती, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाली वस्तु। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, उबल जाती हैं। जब वो वायु के संपर्क में आते हैं ना तो क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। उनका स्वाद भी गड़बड़ हो जाता है, उसका स्वाद भी बेकार हो जाता है और उसकी गंध में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। उसे ही कहते हैं क्या, विकृत गंधिता कहते हैं। वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। वसायुक्त और खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने के पश्चात उनके स्वाद और गंध में जो परिवर्तन आ जाता है, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आए। चलिए, अब विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है। विकृत गंधिता रोकने के क्या उपाय, क्या है उपाय। देखिए, विकृत गंधिता रोकने के उपाय यानी हमारा जो भोजन दूषित हो रहा है, जो दूषित हो जाता है, उसको कैसे रोकेंगे, उसको कैसे कवर करेंगे। तो क्या करना है, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग, यानी उस बर्तन में ऐसा चीज रखना जो ऑक्सीकृत ना होने पाए, जिससे भोजन दूषित ना हो जाए। प्रति ऑक्सीकारक यानी जो ऑक्सीजन है उसको खत्म कर दे भोजन में,
तो उससे क्या हो जाएगा, भोजन सुरक्षित रह जाएगा। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री में रखें, यानी ऐसे बर्तन में रखें जिसमें हवा ही क्रॉस ना करे, यानी जिसमें हवा ना जाए। जब ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो भोजन दूषित होगा नहीं। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा शीतलन, वायु के बजाय क्या करें, उसमें हम नाइट्रोजन गैस को भरेंगे, जिससे क्या होगा, भोजन शुद्ध रहेगा। जितने भी हम लोग चिप्स के या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ के जो पैकेट हम देखते हैं, पैकेट में जो होती हैं उसमें जो गैस भरी रहती है वो नाइट्रोजन ही होती है। तो ये है क्या, विकृत गंधिता के परिभाषा और विकृत गंधिता रोकने के उपाय। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। चैप्टर हो गया आपका समाप्त, पहला चैप्टर समाप्त हो गया। तो आप लोग हमें बताइए कमेंट के द्वारा इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का अगर आपको नोट्स प्राप्त करना है तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। हमारा जो दूसरा चैप्टर आने वाला है, अम्ल, क्षार एवं लवण, ये चैप्टर नंबर 2 है। इसका विश्लेषण हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। वैसे तो इसके बाद जो आने वाला है कक्षा 9 की विज्ञान आएगी। इसके बाद कक्षा 9 की पहला चैप्टर, फिर कक्षा 9 के विज्ञान के बाद हम दूसरा चैप्टर कक्षा 10 के करेंगे। फिर उसके बाद एक चैप्टर पढ़ाने के बाद हम सामाजिक विज्ञान चालू कर देंगे, एक चैप्टर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।